खूनी मूर्ति का रहस्य। ये एक और चित्र दोस्तों, चंदन नगर के 4 कोस दूर पहाड़ियों से बना प्राचीन महल बना हुआ है। अब वह महल खंडर बन चुका है। उसके आसपास पेड़ पौधों का जंगल सा बन गया है। लेकिन उस जर्जरे महल में एक विशाल कक्ष आज भी जवान है, और कक्ष में प्रत्येक वस्तु नई दिखती है, और जैसे कारीगर ने अभी अभी बनाई हो। और यह मूर्ति सबसे कलाकार, जिसे अपने संपूर्ण जीवन में निचोड़ कर भर दिया हो, जैसे किसी जीवित राजकुमारी को खड़ा कर दिया गया है। कहते हैं कि इस महल में एक बूढ़ा चौकीदार भी रहता है, लेकिन किसी ने उसे बाहर निकलते नहीं देखा। कुछ दिन पहले की बात है। एक दिन नए दंपति कार से गुजर रहे थे। पता नहीं इससे कैसे पीछा छूटेगा। अगर किसी तरह रास्ते से हट जाए तो अचानक उसकी कार महल के पास आकर रुक गई। पानी के बहाने खंडर में जाऊंगा और कुछ देर बाद मुझे ढूंढने के लिए नीलिमा खंडर में आएगी। और फिर ओह, नीलिमा, पता नहीं अचानक इस कार में क्या हो गया है। कार युवक ने कार से उतरकर बोनट खोलकर देखा। ओह, पानी खत्म हो गया। नीलिमा, ईंधन गर्म हो गया है और पानी नहीं है। मैं खंडर में देखता हूँ, शायद पानी मिल जाए। दिनेश, जल्दी लौटना, घना जंगल है, मुझे बहुत डर लग रहा है। और दिनेश एक डब्बा उठाकर पानी लेने चल दिया और खंडर रूपी महल में प्रविष्ट हो गया। दिनेश को पानी दिनेश को बहुत देर हो गई है, लौटा नहीं। बेचैन उठी। ओह, इतनी देर हो गई है, अभी तक पानी लेकर नहीं लौटा। एक मुझे चल कर देखना चाहिए। वह कार से बाहर निकली। उफ, इतना भयानक वातावरण है, मुझे भी दिनेश के साथ जाना चाहिए था। और दिनेश नीलिमा दिनेश को खोती हुई महल के बरामदे में पहुंची। काश यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, शायद पानी लेने अंदर गए हों। और तभी इधर उधर देखती नीलिमा एक विशाल कक्ष में पहुंची। परछाई उस पर झपटी और नीलिमा चीख वातावरण में को भयंकर बना दिया। और इस खंडर में किसी को पता भी नहीं चलेगा कि नीलिमा का मौत की गहरी नींद में सो चुकी है। अब मैं नीलिमा से ब्याह करूंगा और लाखों की संपत्ति मेरी होगी। और नीलिमा की हत्या करने के बाद वह लौट रहा था की मूर्ति पर की दृष्टि मूर्ति पे पड़ी। ओह, कितनी खूबसूरत है। अरे, यह तो हिल भी रही है। कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही। मैं जीवित हूँ परदेसी, मेरे पास आओ। अब से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। तुम इस खंडर में अकेली कहाँ हूँ? अकेली कहाँ हूँ? कोई न कोई आ जाता है। और मूर्ति अपनी बाहों में दिनेश को चीख कुछ आ। और तभी बूढ़ा चौकीदार वहां आकर देखा। ओह, यह भी मर गया, कोई दुष्ट नहीं बचेगा। और कुछ दिनों बम्बई का एक कॉलेज लड़कियों के दल चंद्रनगर की पहाड़ियों को घूमने आया। उस दल में धनी परिवार के लड़के लड़कियां थी। रेशिम कॉलेज का एक लड़का रेशिम को मरता था, लेकिन यह सिर्फ सुनील से प्यार करती थी। और कैंप में, अरे, खाने का समय हो गया है, अभी तक शहजादी का कुछ पता नहीं है। पता नहीं कैसे होगा। शहजादी अपने गुलफाम की बाहों में कहीं। चल हट, तुझे तो हर समय मजाक सूझता है। और तभी एक लड़का गुलशन वहाँ आया। मैं मजाक भी नहीं कर सकती, विश्वास नहीं है। गुलशन से पूछ लो कि रेशम को ढूंढ रहा था। गुलशन, तुम्हें रेशम कहीं दिखाई दी? नहीं, रेशम तुम्हें साथ नहीं है। रेशम यहाँ नहीं है, अवश्य ही सुनील के साथ कहीं गई होगी। फिर वह बाहर चला गया। और रेशम
सुनील जंगल में घूम रहे थे। अरे देखो सुनील, वह जंगल में कितना बड़ा महल है। कभी तुम्हारी खूबसूरत तुम्हारी तरह खूबसूरत रहा होगा, लेकिन अब यह खंडर बन चुका है। रेसिम, वह महल अवश्य ही किसी प्रेमी राजा ने बनाया होगा। प्रेमी राजा ने क्यों? नगर नगर से इतनी दूर पहाड़ों पर जंगल के बीच प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए खूबसूरत महल बनाया जा सकता है। महल में पहुंचने पर दोनों थक गए। अब मैं बहुत थक गई हूँ। कितनी ऊंचाई पर बना हुआ है यह महल। कुछ देर यहाँ घास पर बैठते हैं, आराम करते हैं, फिर अंदर का भाग देखेंगे। और उन्हें बैठे हुए कुछ देर भी नहीं हुई थी, गुलफाम वहाँ आ गया। अरे ओ लैला मजनू, तुम दोनों यहाँ बैठे हो। गुलशन, तुम यहाँ क्या क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से। और अगर नहीं जाऊँ तो तुम मेरा क्या कर लोगे? सुनील, तुम उससे मुंह मत लगो, तुम हट जाओ। रेसिम, आज मैं इसे ठीक कर दूंगा। रेसिम, तुम्हारी शादी मुझसे होगी, सिर्फ मुझसे, और तुम मेरी आंखों के सामने इस दो कौड़ी के। अभी गुलशन कुछ कहता, सुनील उस पर झपटा और उसने गुलशन के मुंह पर कसकर मुक्का मारा। गुलशन दूर जाके गिरा। तुमने शुरुआत की है सुनील, अब इसका अंत मैं करूंगा। आज मैं तुम्हें देख लूंगा। और फिर वीरान महल में खूनी जंग शुरू हो गई। गुलशन के ताबड़तोड़ प्रहारों से सुनील बेहोश हो गया और रेशम के पास जाकर उसे देखा। सुनील, सुनील उठो। अब सुनील को भूल जाओ रेशम डियर, आज शाम मेरी बाहों में। मुझे छोड़ दो गुलशन। नहीं नहीं। और गुलशन रेशम को अपने बाहों में कस लिया। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, फिर कभी तुम सुनील के साथ नहीं। मुझे छोड़ दो। और रेशम गुलशन को धक्का देकर महल की ओर दौड़ी। कुत्ते कमीने। और रेशम भागते हुए विशाल कक्ष में पहुंची और एक अलमारी के पीछे छुप गई। और कुछ देर बाद रेशम को ढूंढते हुए सुनील भी कक्ष में पहुंचा। कहाँ छिप गई साली, कहीं दिखाई नहीं दे रही। ओह, मूर्ति बड़ी खूबसूरत है। ऐसा लग रहा है जैसी खूबसूरती पर परी खड़ी है। इसकी बाहें मुझे बुला रही हैं। और गुलशन देखते देखते मूर्ति में राजकुमारी में परिवर्तित होगी। अरे यह तो मुस्कुरा रही है। यह मूर्ति सचमुच कोई राजकुमारी है। मेरे पास आओ मेरे सपनों की राजकुमार, कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। आओ ना। तुम कौन हो महल, इस महल में? यह सब मत पूछो, मेरे पास आओ मेरी बाहों में। और जब राजकुमारी गुलशन के बाहों में पकड़ा गया, आह मुझे छोड़ दो। गुलशन मर चुका था। और अलमारी के पीछे से निकलकर रेशम ने देखा, ओह नहीं। और रेशम चीखती हुई बाहर निकली। बरामदे में पहुंचकर सुनील आता दिखाई दिया। सुनील, सुनील, उस मूर्ति ने गुलशन को मार डाला। क्या कह रही हो रेशम? कोई मूर्ति किसी की हत्या कैसे कर सकती है? सुनील, मैं सच कह रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से गुलशन को मरते देखा है। तुम पागल हो तो नहीं होगी? मूर्ति ने हत्या की। चलो मुझे वहाँ ले चलो। रेशम और सुनील को के साथ वह विशाल कक्ष में पहुंची। अरे वह देखो सुनील, उस मूर्ति की बाहों में गुलशन की लाश। गुलशन की हत्या इस मूर्ति ने की है। यह कैसे संभव है? मैं देखता हूँ। और रेशम सुनील का हाथ पकड़कर रोक दिया। नहीं नहीं, तुम उसके पास नहीं जाने दूंगी। मैंने अपनी आंखों से देखा है, उस मूर्ति ने किसी की आत्मा है। नहीं नहीं सुनील, तुम मेरी कसम, यहाँ से चलो। रेशम, आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती, मुझे देखने दो। दोनों उस कक्ष से बाहर दोनों उस कक्ष से बाहर निकले तो उन्हें एक बूढ़े चौकीदार को दरवाजे पर देखा। तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? बाबा, उस मूर्ति ने एक आदमी को मार डाला। भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो वह तुम्हें भी मार देगी। और तुमने सुना, वह कोई पागल दिखता था। सुनील, यहाँ रहना खतरन ठीक नहीं है, भूत प्रेतों का वास है। और दोनों वहाँ से निकल के कैंप की ओर चल दिए। और कैंप पहुंचकर सुनील ने इंचार्ज को सारी बात कहानी सुना दी। सर, गुलशन की हत्या हो गई है। उस महल में एक मूर्ति ने उसे मार डाला। क्या कह रही हो? भला मूर्ति किसी की हत्या कैसे कर सकती है? सर, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो मूर्ति
में कोई आत्मा छिपी है। कहीं इन दोनों ने मिलकर गुलशन की हत्या तो नहीं कर दी। अब अपने बचाव के लिए मैं और रेशम वहाँ घूम रहे थे कि पीछे से गुलशन वहाँ आ पहुँचा। मैं सच कह रहा हूँ सर। सुनील, तुम मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं होता। गुलशन की हत्या हुई है तो तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। और पुलिस सुनील पुलिस रेसिम और कैप्टन इंचार्ज नगर के पुलिस स्टेशन में पहुंचे। इंस्पेक्टर साहब, जब रेसिम के साथ कमरे में गया तो सचमुच गुलशन की लाश पड़ी हुई थी। मिस्टर सुनील, यह बात पर कोई विश्वास नहीं कर सकता। हम इससे तुम्हारी कोई चाल दिखाई देती है। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैंने अपनी आंखों से मूर्ति की हत्या करते देखा है। पुलिस को कहानी नहीं, सबूत चाहिए। तुम उस मूर्ति की हत्या करते का कोई सबूत दे सकती हो? और रेसिम नियुक्त होगी। इससे पहले महल में चलकर उस लाश को देखते हैं, फिर फैसला करेंगे। सुनील, तुम हमारे साथ चलोगे। और पुलिस जीप में महल की ओर चल दिए और महल के गलियारे में पहुंचकर मूर्ति वाले कक्ष में पहुंचे। वह देखिए, इस मूर्ति ने गुलशन की हत्या की है, लेकिन उसकी लाश कहाँ गई? सुनील, अब यह अब यहाँ भी तुम कहोगे कि मूर्ति ने लाश को भी गायब कर दिया? ऐसा लगता है कि किसी ने लाश को घसीट कर यहाँ से हटाया है। खून के निशान, इंस्पेक्टर, लाश आसपास ही होनी चाहिए। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। और वे लोग लाश को घसीटे जाने के निशान देख के पीछे चले गई और कमरे के दरवाजे के पास लाश दिखाई दी। यह देखो इंस्पेक्टर, लाश यारी। ओमपुरी, लाश की जीप में रखवा कर ले चलो, इसका पोस्टमार्टम करवाना होगा। और कैंप में रेसिम, तुम्हें कुछ सुना? इंस्पेक्टर सुनील की हत्या के आरोप में गिरफ्तार करना चाहता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उस बूढ़े चौकीदार को बुला कर लाऊंगी, वह गवाही देगा। दूसरे दिन रेसिम फिर से महल में पहुंची और बहुत ढूंढने पर बूढ़े को ढूंढती रही। ओह, पता नहीं वह बूढ़ा कहाँ चला गया। उस कमरे में चलकर देखती हूँ, शायद कोई सबूत मिल जाए। और वह मूर्ति के कक्ष में, मूर्ति सचमुच बहुत सुंदर है, इसलिए हर कोई इसके पास जाता होगा। फिर यह मूर्ति मुझे भी। अभी वह रेशम वहाँ से लौटना चाहती थी कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और भयभीत हुए पीछे मुड़कर देखा। तुम गुलशन की मौत का सबूत चाहिए? कोई सबूत नहीं मिलेगा, भाग जाओ यहाँ से। नहीं नहीं बाबा, मैं सच्चाई जानने के बिना नहीं यहाँ से नहीं जाऊँगी। पुलिस सुनील को पकड़ कर लिया है। अगर वह उसे कुछ हो गया तो मैं भी जीवित नहीं बचूंगी। तुम यहाँ से चली जाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता। यह मूर्ति सबको ऐसे ही मारती रहेगी। बाबा, यह मूर्ति नहीं तो तुम सब की हत्या करते हो। तुम खूनी हो। मुझे भी मार दो, मैं सुनील के से प्यार करती हूँ, उससे के लिए मैं प्राण भी दे दूंगी। और एक क्षण बाद बूढ़ा अतीत की स्मृतियों में खो गया। नागेश, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकती। हम कभी जुदा नहीं होंगे नीलनी। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं सबको बर्बाद कर दूंगा। नहीं नहीं, तुम्हारे प्यार पर आँच नहीं आएगी। गुलशन की हत्या इस मूर्ति ने की है, इसका पुरुष जाति से घृणा है। मूर्ति को पुरुषों से घृणा है? क्यों बाबा? यह बहुत पुरानी कहानी है बेटी, हजारों सालों पहले की बात है। इस चंद्रनगर के आसपास बहुत बड़ा राजा था, विशालगढ़। उसका राजा ऋतुपदमन बहुत ही पराक्रमी और शक्तिशाली था। राजा ऋतुपदमन की बेटी राजकुमारी नीलनी अत्यंत रूपवती थी। उसके रूप लावण्य की चर्चा दूर दूर तक फैली थी। सचमुच
राजकुमारी बहुत सुंदर है, इतनी सुंदर कोई अप्सरा भी नहीं होती। नहीं, पता नहीं कौन किससे विवाह करेगी। ऐसा लगता है जैसे आकाश से कोई परी उतरी है, सचमुच ही परी है। और उधर महल में ऋतु ऋतुदप्पन अपनी पत्नी पद्मा से बातें कर रहे थे। आप राजकाज में खोए रहेंगे या नीलमिया के बारे में भी कुछ सोचेंगे? नील नीलनी के बारे में सोचने का बहुत ही बुद्धिमान है। अब वह सयानी हो गई है और लोगों की दृष्टि उस पर पड़ने लगी है। ओह पद्मावती, राजा ऋतुपन ने बेटी तो लोग लोग क्यों नहीं देखेंगे? नीलनी है ही सुंदर। यदि सुंदरता किसी कहीं हमारे लिए कोई मुसीबत न बन जाए, इसलिए अच्छा वर देखने के लिए हाथ पीले कर दीजिए। हाँ, तुम ठीक कहती हो। राजकुमारी की जल्दी डोली में बैठाकर विदा कर देंगे। पिताजी, राजकुमारी वहाँ पहुँची। किसकी डोली बिठा रहे हो, कर विदा कर रहे हो पिताजी? आ गई हमारी बेटी नीलनी, हम तेरे विवाह की बातें कर रहे थे। ओह पिताजी, कितनी शर्मीली है हमारी बेटी पद्मिनी। हम कल ही कुशीनगर के राजा के पास संदेश भिजवाते हैं। और एक दिन राजकुमारी नीलनी घोड़े पर बैठी मेला देखने गई। भीड़ में खड़ा नवयुवक राजकुमारी को मुद्र नजरों से देख रहा था। तभी राजकुमारी की सखी कामनी बोली, लगता है वह नवयुवक आप पर मर मिटा है। आप आज्ञा दे तो चल हट। आजकल तू बहुत बोलने लगी है। आपके सौंदर्य लावण्य के गूंगे और भी बोलने सिखा दिया। राजकुमारी जी, एक अल्प दृष्टि तो देखिए, बेचारा पीछे पीछे दौड़ा है, थक गया तो होगा। अचानक ही मेले में एक सांड कहीं से आ गया और लोगों को भागना चाहा तो वह बिगड़ गया। भागो भागो, हाय हाय। और तेजी से दौड़ता सांड घोड़ा गाड़ी को टक्कर मारी और सांड ने घोड़ा गाड़ी पलट दी। बचाओ बचाओ, ओह राजकुमारी को बचाओ। और देखते ही देखते सांड ने राजकुमारी को सींगों में उठा लिया। बचाओ। और सांड ने राजकुमारी को उछाल कर फेंक दिया और नवयुवक ने राजकुमारी को लपक लिया। और राजकुमारी जी, आप इधर आइए, सांड को मैं देखता हूँ। और सांड तेजी से नवयुवक की ओर दौड़ा और दोनों आपस में भिड़ गए। नवयुवक ने एक झटके से अलग कर दिया और सांड को आगे की ओर दौड़ता चला गया। और कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे पर फिर पलटे। नवयुवक ने फिर इन की ओर दौड़ पड़ा। नवयुवक ने सांड को सींगों से उलझ गया। आखिरकार वह नवयुवक सांड की गर्दन तोड़ दी तड़ाक। और सांड को छोड़कर नवयुवक राजकुमारी के पास पहुंचा। हम तुम्हारी बहादुरी से बहुत प्रसन्न हुए नवयुवक। राजमहल चलो, हम तुम्हें महाराज से पुरस्कार दिलाएंगे। आपको पास से देखने लिया, आपसे दो बातें कर ली, यही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। क्या तुम महल नहीं आना चाहते? ऐसी तो कोई बात नहीं है राजकुमारी जी, इस नगर का मैं अजनबी हूँ। हम तुम्हारी बातों समझ गए हैं। तुम अंगूठी लो और तुम महल में आने से कोई नहीं रोकेगा। और नवयुवक को अंगूठी देकर राजकुमारी वहाँ से चली गई। और एक दिन महल की खिड़की पर खड़ी राजकुमारी उस नवयुवक के सपने में खोई थी। राजकुमारी जी, आप कहाँ खो गई? आप, ओह कितना सुंदर सपना, कल्पना लोक में। आप अपने सपनों को राजकुमार की बाहों में खोई आकाश में उड़ती जा रही थी कि तभी राजकुमार ने, ओह फिर तुम्हें सपना तोड़ दिया, बहुत निष्ठुर है। जी, वह अजनबी आपके सपनों का राजकुमार बन गया। ओह चुप कर, माँ आ रही है। माँ को भी तो बताना पड़ेगा। चुप हो जा, तुझे मेरी कसम। जी अच्छा, आप चुप हो जाती हूँ, लेकिन उस अजनबी के सामने चुप न रहूँगी ही। और
उस दिन राजकुमार अपनी सहेली कामिनी के साथ भ्रमण पर निकली और तभी सेनापति का बेटा परिवर्तन घोड़े पर सवार होकर उधर निकला। यह दाल भात में कंकड़ कहाँ से आ गया? दाल भात में कंकड़? आज तो दाल खाई ही नहीं, फिर कंकड़ की बात कहाँ से कर रही है नीलनी? वह देख, चौराहे पर उल्लू की तरह घूर रहा है वह पट वह पटवर्धन। अरे वह तो कंकड़ नहीं, पत्थर है। आज उसे सबक सिखा कर ही देते हैं। और राजकुमार ने घोड़े को चाबुक मारकर जोर से दौड़ाया और तेजी से दौड़ता वह घोड़ा गाड़ी के पटवर्धन के पास से गुजरी और घोड़ा बिदक गया। और घोड़े ने पटवर्धन को नीचे गिरा दिया। अब पीछा नहीं करेगा। बेचारे की नानी याद आ गई होगी। और फिर दोनों जंगल में पहुंचे। कामनी, तुम यहाँ कुछ देर ठहरो, मैं कुछ देर में आऊँगी। नहीं नहीं, आज देर नहीं करूँगी, जल्दी लौट आना राजकुमारी, कल की तरह बहुत देर न करना, नहीं तो। राजकुमारी पेड़ों की ओर चली गई और कुछ दूर जा सके, नागेश नागेश तुम कहाँ हो? और तभी एक पेड़ की शाखा पर लिपटा हुआ एक नाग पेड़ के नीचे उतरा और सुंदर युवक में परिवर्तित हो गया। राजकुमारी नहीं जानती मैं नागेश इच्छाधारी नाग हूँ है। और नीलनी, आज तुमने बहुत देर कर दी, मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। मैंने देर तो नहीं की, लगता है तुम कल अपने घर ही नहीं गए, इसलिए तुम्हें ऐसा कह रहे हो। तुम्हारे बिना अब घर अच्छा नहीं लगता। मैं भी बहुत मजबूर हूँ नागेश, काश तुम कोई राजकुमार होते तो पिताजी से कहकर तुमसे विवाह कर लेती। और तभी राजकुमारी का पीछा करता पटवर्धन जंगल में पूछा। ओह, तो पेड़ों के छिपकर दोनों को बातें करते देखा। और बहुत देर तक नागेश, सूरज डूबने से पहले हमें महल पहुंचना है, जाओ नीलनी, कल जल्दी आना। और नागेश के विदा होने पर राजकुमारी भी कुछ ही दूर चल पाई थी। ठहरो नीलनी, आज तुम्हें सच्चाई मैंने अपनी आंखों से देख ली है। तुम पूरे राज्य को बदनाम कर सकता हूँ, इसलिए मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे विवाह कर लो। पटवर्धन, नागेश से किया है और प्यार के लिए महलों का सुख भी छोड़ सकती हूँ, लेकिन आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पटवर्धन ने राजकुमारी पर लिपट गया। राजकुमारी पटवर्धन को जोर से धक्का दिया और वहां से दौड़ पड़ी। भागकर कहाँ जाएगी नीलनी, आज तू मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। यदि राजकुमारी भागकर अपनी सहेली के पास पहुंच गई तो मुझे राजा से जान से मरवा देगी। मुझे इसे भागने नहीं दूंगा। और पटवर्धन ने राजकुमारी की पीठ पर तलवार घोंप दी। और राजकुमारी की मृत्यु। नागेश को बहुत दुख हुआ। वह इच्छाधारी नाग पहाड़ों के बीच एक भव्य मंदिर बनाया। नागेश को बहुत दुख हुआ था। उस इच्छाधारी नाग ने पहाड़ों के बीच एक भव्य महल बनाया और दुष्ट लोगों से बदला लेने के लिए राजकुमारी को ऐसी मूर्ति बनाई जो उसे सम्मोहित करके अपने पास बुलाने और उसकी हत्या कर देती थी। बहुत दिनों तक नागेश ने पटवर्धन की प्रतीक्षा करता रहा। फिर पटवर्धन महल से नहीं आया तो एक दिन पटवर्धन उसने एक मित्र की हत्या कर दी। बहुत दिनों तक नागेश पटवर्धन की प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन पटवर्धन महल में नहीं आया तो एक दिन पटवर्धन की उसके एक मित्र ने हत्या कर दी। और इस तरह कई जन्म यूं ही बीत गए और पटवर्धन ने गुलशन के रूप में जन्म लिया था और तुम्हारा पीछा करता हुआ इस कक्ष में चला आया और इस मूर्ति के हाथों मारा गया। और बूढ़े की ने सारी कहानी सुनकर रेशम इंस्पेक्टर के पास गई। इंस्पेक्टर, गुलशन की हत्या मूर्ति ने की है। बूढ़े चौकीदार ने मुझे सब बता दिया, लेकिन उस खंडर में कोई चौकीदार नहीं है। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको चौकीदार से मिलवा दूंगी।
अच्छा चलो, अगर चौकीदार ने गवाही दे दी तो सुनील छूट छोड़ दूंगा। और फिर जीप में छोड़कर महल की ओर चल दिए। और फिर महल में पहुंचकर, आप यहीं रुकिए, मैं चौकीदार को बुला के लाता हूँ। हाँ चौकीदार, हाँ, यह यहाँ चौकीदार नहीं, इधर आओ मेरी रानी। इंस्पेक्टर रेसिम को पकड़ लिया। इंस्पेक्टर, मुझे छोड़ दो, चीखो मत, खंडर में तुम्हारी आवाज़ कोई नहीं सुनेगा। और लेकिन रेसिम इंस्पेक्टर को धक्का देकर वहाँ से भाग निकली। और कुछ ही देर में दूसरे कमरे में ढूंढता हुआ इंस्पेक्टर विशाल कक्ष में पहुंचा। वहाँ जहाँ मूर्ति मूर्ति पहुंचा, उसे मूर्ति रेसिम की दिखाई दी। ओह, तो तुम यहाँ छिपी हो? हाँ, छोड़ दूंगा, एक बार मेरी बाहों में आ जाओ। इंस्पेक्टर, तुम सुनील को छोड़ दोगे? और इंस्पेक्टर मूर्ति के सम्मान में उसकी बाहों में चला गया और अगले ही क्षण मूर्ति ने इंस्पेक्टर की हत्या कर डाली। और दरवाजे दरवाजे से मूर्ति की बाहों में इंस्पेक्टर की लाश देखकर रेसिम बाहर की ओर दौड़ी। रेसिम, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? सुनील, उस मूर्ति ने इंस्पेक्टर की हत्या कर दी। और सब ने लोग उस कमरे में पहुंचे। इंस्पेक्टर की लाश मूर्ति के हाथों में थी। बूढ़ा चौकीदार उसे देख रहा था। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ का चौकीदार हूँ। मुझे इस के मूर्ति के गुलशन की हत्या करते देखा था। नहीं नहीं, तुम झूठ बोलते हो। लोगों की हत्या वो मूर्ति की नहीं, तुमने की है हत्या। तुम चाहते हो कि यह महल चाहते हो कि इस महल में आए। मैं सच कहता हूँ। नहीं नहीं, यह झूठ है, यह सच है। मैं इच्छाधारी नाग मैं यह सच है कि मैं इच्छाधारी नाग नागेश हूँ। हजारों वर्षों से पटवर्धन की प्रतीक्षा कर रहा था और इस जन्म में मेरा प्रतिशोध पूरा हुआ। अब मैं जा रहा हूँ। और बूढ़े बूढ़े ने आंखों से तेज रोशनी निकली और रोशनी सबकी आंखों बंद हो गई और उसकी आंखें खुली तो वहाँ बूढ़ा नाम मूर्ति गायब थी। समाप्त दोस्तों।